हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं और उसकी कड़ी में जो अगला टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण। इससे पहले हम लोग फ्रांस की क्रांति और इटली का एकीकरण पढ़ चुके हैं। उसी कड़ी में जो अगला टॉपिक है उसका नाम है जर्मनी का एकीकरण। और सामने आपके हमने नक्शा बनाया है, मैप। बहुत बेहतरीन मैप नहीं है, ना ही एक्यूरेट है। हमने बस आपको पढ़ने के लिए और समझने के लिए बना दिया। ये जो आपको केरल जैसा दिख रहा है ये है इटली। इटली के ऊपर में होगा स्विट्जरलैंड और थोड़ा सा बगल में आइएगा तो ऑस्ट्रिया, और इन दोनों के ऊपर में है एक बड़ा सा राज्य जर्मनी। जर्मनी के बगल में इधर फ्रांस, फ्रांस के बगल में यहाँ पर इंग्लैंड होता है और इधर ये भूमध्य सागर है। जब जर्मनी से आप ऊपर चलिएगा तो एक छोटा सा आपको राज्य मिलेगा। इससे आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो मैप में पता चल जाएगा। उस देश का नाम है डेनमार्क। और डेनमार्क में दो राज्य हुआ करता था, सेल्सविग और हॉलस्टीन। उसका भी कहानी इसमें है तो हमने उसको अंकित कर दिया है। हम लोग आते हैं जर्मनी के एकीकरण पर। कहानियों और किस्सों के साथ पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। देखिए, ये जो जर्मनी है, ये जो आपको सामने में दिख रहा है, ये छोटे छोटे 300 टुकड़ों में टूटा हुआ था। 300 मतलब सोच लीजिए, इतना ही बड़ा राज्य में 300 राजा होता था। कनी कनी को दूर का एगो राजा, तनी तनी दूर का एगो राजा। इस 300 प्रदेशों को 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने जीत लिया। भाई साहब, नेपोलियन ने पूरा का पूरा जर्मनी जीत लिया था, पूरा का पूरा 300 प्रदेश जीत लिया था। और उस 300 प्रदेश को जीतने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको 39 राज्य में बदल दिया। तो इस 300 राज्यों को 39 राज्य में बना दिया था, मात्र 39 राज्य। क्योंकि उसको पता था ये तो फ्रांस में रहते थे, फ्रांस से जर्मनी में शासन करना बहुत मुश्किल, वो भी 300 राजा। तो एकीकरण कर दिया उसका और 300 को मिला के 39 को करके छोड़ दिया। यहां देखते हैं जर्मनी में नार्डिक ट्यूटन प्रजाति के लोग रहते थे। नार्डिक ट्यूटन पूछेगा नहीं, लेकिन याद कर लीजिए कि जर्मनी में शुरुआत से ही नार्डिक ट्यूटन प्रजाति के लोग बसते हैं, रहते हैं। अगला पॉइंट है, जर्मनी की प्रतिनिधि सभा या संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। जर्मनी की संसद को डाइट कहा जाता है। संसद या प्रतिनिधि सभा वो ऐसे जगह को कहते हैं कि बहुत सारे राज्य हैं, सब राज्य से एक एक लोग चुन के आ रहे हैं और आके सब एक जगह बैठते हैं और वहां पर चर्चा होती है, नियम क्या होगा, कैसे होगा। सामने राजा बैठे रहते थे तो उसको प्रतिनिधि सभा कहते थे। और जब राजतंत्र खत्म हो गया है तो आजकल के जमाने में उसे ही संसद कहा जाता है। तो जर्मनी की संसद का क्या नाम था? डाइट, या उसी को पुराने जमाने में प्रतिनिधि सभा कहा जाता था। क्लियर है? अब देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 ईस्वी में, 1806 याद रखना पड़ेगा कब, तो 1806 ईस्वी में जर्मनी को जीतकर जर्मन राइन संघ, संघ का नाम याद रखिएगा, जर्मन राइन संघ। जर्मनी में एक सबसे फेमस नदी बहती है, राइन नदी। जैसे भारत की सबसे फेमस नदी गंगा नदी, उसी प्रकार जर्मनी की सबसे फेमस नदी राइन नदी है। और उसी नदी के नाम पर नेपोलियन बोनापार्ट ने वो जो 300 राज्य को 39 राज्य में बदल दिया था, उसका नाम रखा था जर्मन राइन संघ। तो जर्मन राइन संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने की। कब किया? 1806 में। 300 को कितना में कर दिया? 39 गो राज्य में। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि पहली बार जर्मनी के मन में एकीकरण का ख्याल किसके द्वारा लाया गया, तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 को 39 करके ये बता दिया कि तुम एकीकृत हो सकते हो, और शासन करते करते ही लोगों के मन में ये ख्याल जगा दिया कि एकीकरण संभव है। इसीलिए जर्मनी के एकीकरण का जनक या जन्मदाता नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। इटली के एकीकरण का भी जनक या जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। और अगर यूरोप में पूछे तो भी नेपोलियन बोनापार्ट। समझ गए? जर्मनी के एकीकरण का जनक नेपोलियन बोनापार्ट था। इसके बाद है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधा सबसे बड़ी कौन थी, तो इसकी भी बाधा ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण की भी बाधा ऑस्ट्रिया, जर्मनी के एकीकरण की भी बाधा ऑस्ट्रिया। ठीक है। 1834 ईस्वी में जर्मनी के व्यापारियों ने जालबोरिन नामक आर्थिक संघ की स्थापना की। 1834 की बात है। वैसे क्या होता था कि जर्मनी जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ये छोटा छोटा टुकड़ा था पूरा, इस पूरे टुकड़े में सबका अपना अपना सिक्का चलता था, सबका अपना अपना अलग सिक्का चलता था।
अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में माल नहीं बेच सकते थे, बहुत कठिन समस्या थी। कोई आदमी कोई चीज ज्यादा उपजा रहा है, बगल वाला राज्य भूख से मर रहा है, नहीं बेच सकते हो। ऐसी घटिया परिस्थिति में जर्मनी था। लेकिन जब 1834 ईस्वी में ये जो संस्था बनी, जालबोरिन नामक आर्थिक संस्था व्यापारियों ने मिलकर बनाया कि चलो हम व्यापार करेंगे तो एक झंडे के नीचे करेंगे, एक ही करेंसी चलेगी और हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं, इससे व्यापार में फायदा होगा। तो 1834 में जर्मनी के व्यापारियों ने मिलकर एक संस्था, आर्थिक संस्था खोला और उसका नाम रखा जालबोरिन। समझ गए? तो जालबोरिन एक आर्थिक संस्था थी जो जर्मनी में खोला गया। किसके द्वारा? व्यापारियों के द्वारा। व्यापारियों की संस्था थी। अब जर्मनी में आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, सब पूरे जर्मनी में लगभग आपका सिक्का भी चलेगा, उसका भी सिक्का चलेगा, आपका भी चलेगा। ऐसे कर करके जर्मनी में एकीकरण की भावना धीरे धीरे जगने लगी। जैसे भी हो, धीरे धीरे एकीकरण की भावना जगने लगी। जर्मनी का जो सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली राज्य हुआ करता था वो था प्रसा। इतना बड़ा और इतना शक्तिशाली था कि उस समय में आप जर्मनी को प्रसा कह देते तो सब समझ जाता जर्मनी की बात हो रही है। तो थोड़ा सा इधर का जो एरिया देखिएगा, इसको प्रसा बोलते हैं, और इधर बहुत छोटे छोटे राज्य थे। जैसे देखिएगा, इधर का जो राज्य है इस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार, इधर के जो राज्य हैं इस पर फ्रांस का अधिकार, सब तरफ से अधिकार करके बैठा था। लेकिन एगो बड़ा राज्य था और बहुत शक्तिशाली राज्य, उसका नाम था प्रसा। जर्मनी का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली राज्य प्रसा बोल लीजिएगा, प्रसा। और प्रसा का शासक 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम बना। बहुत बेहतरीन शासक बना 1861 में। 1861 कैसे याद रहेगा? तो 1861 में काउंट काबूर की मृत्यु होती है और उसी वर्ष विलियम प्रथम जर्मनी का शासक बनता है, प्रसा का शासक बनता है। इससे पहले वाले जो शासक थे, इसके पिताजी, उसने भी प्रयास किया था कि जर्मनी का एकीकरण हो, लेकिन डर के मारे कि एकीकरण के चक्कर में हमारा राज्य ही नहीं चला जाए, हमारा राजतंत्र ही खत्म नहीं हो जाए, इसके चक्कर में उन्होंने एकीकरण करने का हिम्मत नहीं दिखाया। लेकिन जब 1861 ईस्वी में प्रसा का नया राजा बनता है विलियम प्रथम, तो ये राष्ट्रवादी नेता है, इसका भी मन है कि प्रसा का जर्मनी का एकीकरण हो और ये एकीकरण के लिए खुलकर तैयार होता है। नाम याद रहेगा। प्रसा का नया शासक कौन बना है? विलियम प्रथम 1861 में। विलियम प्रथम ने एक व्यक्ति देखा, जो व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली उसको लग रहा था। वो जो प्रतिनिधि सभा हुआ करती थी पूरे जर्मनी की, उसमें से प्रसा की तरफ से जो व्यक्ति आता था प्रतिनिधि बनके, वो जो आदमी था उसको देख के लगता था कि उसके दिमाग से, उसके ललाट से झलक दिखता था, हाँ ये कोई आदमी है, तेज विद्यार्थी है, मतलब तेज व्यक्ति है, दिमाग वाला व्यक्ति है। तो उसे देखते हुए विलियम ने बिस्मार्क को 1862 ईस्वी में प्रसा का चांसलर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। एक होते थे राजा, राजा के नीचे में जो सारा काम देखते थे उनको हम लोग जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वही जर्मनी में चांसलर बोला जाता है। ऑस्ट्रिया में भी प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बोल के चांसलर बोला जाता है। तो विलियम प्रथम ने, प्रसा का चांसलर विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को नियुक्त किया। कब नियुक्त किया? तो 1862 में। याद रहेगा। जर्मन संसद में, मतलब डाइट में, बिस्मार्क कहाँ का प्रतिनिधि था? तो प्रसा का प्रतिनिधि था, प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था। और इतना अच्छा और इतना तेज व्यक्ति था कि इसको देखते हुए विलियम प्रथम 1861 में राजा बना और 1862 में ही उसको अपना प्रधानमंत्री बना दिया। और अब पूरा का पूरा जो किस्सा है जर्मनी के एकीकरण का, वो बिस्मार्क के आसपास ही घूमता रहेगा। हम लोग को पढ़ना पड़ेगा बिस्मार्क के बारे में। क्या पढ़ना? बिस्मार्क तो पूरा जर्मनी का एकीकरण ही समझ लीजिए, बिस्मार्क पढ़ना है। बिस्मार्क का जन्म 1815 में हुआ था। अब जन्म तो याद होने लगा होगा धीरे धीरे। देखिए 1804 में फिर चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट क्या बना? सम्राट। 1805 में मेजनी का जन्म। 1807 में गैरीवाल्डी का जन्म। 1810 में काउंट काबूर का जन्म। 1810 में ही कार्बोनरी नामक संस्था बनी। 1815 आपको पहले से याद है, वाटरलू का युद्ध, वियना कांग्रेस, और 1815 में ही जन्म होता है बिस्मार्क का। बिस्मार्क बहुत तेज
दिमाग के व्यक्ति, इन्हें ये राष्ट्रवादी भी थे, चाहते थे राष्ट्र एक हो जाए, और ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। एक राजनीतिज्ञ होते हैं, एक कूटनीतिज्ञ होते हैं। कूटनीति, चाणक्य वाली राजनीति, कूटनीति होती है इनमें। जो दिमाग का तेज होता है, प्लान बना के राजनीति करके पासा इधर से उधर पलट दे, उसे कहते हैं कूटनीतिज्ञ। और वो थे बिस्मार्क। बिस्मार्क ने एक नीति अपनाई थी, और वो नीति बलवन की नीति से मिलती जुलती थी, रक्त एवं लौह की नीति। जब आप भारत का इतिहास पढ़िएगा तो भारत के मध्यकालीन इतिहास में एक गुलाम वंश पढ़ना होता है, और उसके अंत में जब शासक की बारी आती है तो एक शासक आता है बलवन। बलवन ने भी यह नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति, और बिस्मार्क ने भी अपनाई यह नीति, रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति मतलब, रक्त मतलब चाहिए भाई साहब खून, खून का मतलब योद्धा चाहिए, सेना चाहिए, बिना सेना के कुछ संभव नहीं है। और लौह का मतलब है हथियार चाहिए, लोहा चाहिए, तलवार चाहिए। हथियार और सेना रहेगा तो किसी से लड़ लेंगे और कोई भी काम संभव कर सकते हैं। और दिमाग तो पूरा का पूरा था ही बिस्मार्क के पास। तो बिस्मार्क ने यह नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति। अब ऐसे थोड़े होता है कि आज आप चाहे कि हमारे पास हथियार हो और कल हथियार आ जाए। हथियार के लिए चाहिए पैसा। अब बिस्मार्क के पास पैसा कहां से आएगा? अगर रक्षा का बजट में या सुरक्षा में या हथियार के लिए पैसा लेना हो तो संसद से पूछना पड़ता था, संसद से पास कराना पड़ता था। बिस्मार्क ने कोशिश किया कि भाई साहब संसद में पास हो जाए, हमें हथियार के लिए पैसा मिल जाए। संसद ने इसे पैसा देने से इनकार कर दिया। बस चर्चा किए थे, वोटिंग नहीं कराए थे, लेकिन संसद के सदस्यों ने इनकार कर दिया। अब बिस्मार्क के पास कोई चारा नहीं था। बिस्मार्क ने यहां पर बहुत बुद्धि से काम लिया और बिना सांसद को बताए, डराकर धमकाकर, जैसे हुआ, जो राज्य का कोष था उससे पैसा निकाल लिया बिना सांसद से पूछे, क्योंकि उनको पता था कि सांसद से पूछेंगे तो देगा नहीं। और बिना सांसद की अनुमति को बिना बताए हुए डराकर धमकाकर पैसा निकाल लिया। पैसा निकालकर हथियार बनाना शुरू कर दिया, सैनिकों में भर्ती शुरू कर दी। जब इन लोगों को पता चला ये कहां से इतना कर रहा है, पता लगाओ, तो पता चला कि संसद से पैसा बिना पूछे हुए निकाल लिया। तो संसद ने नकेल कसने का सोचा। तब तक तो भाई साहब सेना भी तैयार, हथियार भी तैयार। कौन बोलेगा फर्चिया लो, कौन फरियाएगा? बिस्मार्क आ गया रंग में। डर के मारे संसद ने बिस्मार्क पर कुछ नहीं किया। और बिस्मार्क अब मजबूत हो चुका था, तैयारी थी एकीकरण करने की, दिमाग लगाकर। ताकत तो चाहिए ना, दिमाग के बाद भी ताकत भी हो गया, और दिमाग तो बिस्मार्क के पास था ही। अब आगे हम पढ़ेंगे, 3 युद्ध लड़ता है बिस्मार्क, दिमाग लगा कर युद्ध लड़ता है। आगे पढ़ते हैं हम युद्ध के बारे में। अभी तक आप बिस्मार्क को समझ गए होंगे कितना खतरनाक आदमी है, और बिस्मार्क के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण पूरा होगा। हम आगे पढ़ते हैं बिस्मार्क के बारे में, और कि बिस्मार्क ने कैसे कैसे दिमाग लगाकर कैसे कैसे युद्ध किया। युद्ध आपको याद भी करवाएंगे, डेट और नाम सहित सारा कुछ याद हो जाएगा। बस इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इतना उतार लीजिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सा युद्ध लड़ना पड़ा। डेनमार्क का युद्ध। देखिए, डेनमार्क से युद्ध 1864 में हुआ। गौर से फिर सुनिए, 1861 में विलियम प्रथम राजा बना। 1862 में बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। बिस्मार्क 2 साल में तैयारी करेगा रक्त एवं लौह की नीति का। और 1864 में डेनमार्क से युद्ध होगा। अब डेनमार्क से युद्ध किस विषय पर हुआ, तो आप देखिएगा प्रसा के ऊपर ये डेनमार्क दिख रहा है, ये डेनमार्क देश है। डेनमार्क में 2 राज्य था, सेल्सविक और हॉलस्टीन। ये दोनों ऐसे राज्य थे जहां जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा रहते थे। जर्मन में जो प्रजाति रहती थी वो प्रजाति के लोग ज्यादा थे, और डेनमार्क उस पर कब्जा करके बैठा था। जैसे बिस्मार्क को पता चला कि ये लोग चाहते हैं कि हम जर्मनी में मिल जाए, बिस्मार्क ने फैसला किया कि इस पर कब्जा किया जाए। अब बिस्मार्क नहीं चाहता था कि हम अकेले लड़ने जाए डेनमार्क से और पराजित हो जाए। और बिस्मार्क है कूटनीतिज्ञ, दिमाग का बहुत तेज। तो बिस्मार्क आता है ऑस्ट्रिया के पास, और ऑस्ट्रिया से बात करता है और कहता है कि चलिए दोनों आदमी मतलब प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण करते हैं।
डेनमार्क को हराते हैं, एक राज्य आप रख लीजिएगा, एक राज्य हम रख लेंगे। और प्रसा मना लेता है ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया तैयार है युद्ध करने के लिए और यह सोचता भी नहीं है कि आगे क्या होगा। प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों ने मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। देखिएगा, सेल्सविग एवं हॉलस्टीन के प्रश्न पर प्रसा तथा डेनमार्क में युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया ने प्रसा का साथ दिया। तुरंत कुछ ही दिनों में डेनमार्क पराजित हो गया और सेल्सविग और हॉलस्टीन दोनों राज्य स्वतंत्र हो गए। दोनों पर जर्मनी का कब्जा हो गया और शर्त के अनुसार, शर्त के जैसा शर्त हुआ था उसके हिसाब से डेनमार्क पराजित के बाद हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। ये जो आप नीचे वाला राज्य देख रहे हैं हॉलस्टीन, ये मिल गया ऑस्ट्रिया को। शर्त यही हुआ था, संधि यही था, इसी कारण तो ऑस्ट्रिया साथ दिया था। अब बिस्मार्क का दिमाग देखिए, बिस्मार्क जानता था कि अगर ये हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया के कब्जे में चला जाएगा तो ऑस्ट्रिया इस पर शासन कैसे करेगा। तो शासन करने के लिए तो गुजर के जाना पड़ेगा जर्मनी से ना, प्रसे से ना जाना पड़ेगा हॉलस्टीन। कब तक? इतना दूर राज्य पर शासन कर लेना आसान है, अब वो तुम हमरे होके जाओगे। लेकिन तब इतना बात ऑस्ट्रिया नहीं सोचा। अब बिस्मार्क तो जानता था कि पहले इसको मिला के डेनमार्क को हरा लेते हैं, बाद में एकरा से फर्चिया लेंगे। और इस प्रकार डेनमार्क पराजित हुआ 1864 ईस्वी में। क्लियर? अब बात था कि ऑस्ट्रिया तो आप जो ये छोटा छोटा हम देखें बनाए हुए हैं, ये सब पर ऑस्ट्रिया का कब्जा पहले से था। प्रसा का जमीन हथिया के रखा था, दोनों में अपने मने पटता था, लेकिन दोनों मिलकर डेनमार्क को हरा दिया। 1866 ईस्वी में प्रसा ने ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया। अब बिस्मार्क खुद तैयार है युद्ध करने के लिए और युद्ध से पहले बिस्मार्क ने फ्रांस, इंग्लैंड तथा रूस को अपने पक्ष में कर लिया। अपने पक्ष में कर लिया इसका मतलब यह नहीं कि हमारे साथ युद्ध लड़िए। अपने पक्ष में करने का मतलब है कि बिस्मार्क ने कहा था कि अगर हम ऑस्ट्रिया को कूटेंगे तो आप बचाने नहीं आइएगा, ना आप बचाने आइएगा, इधर रूस है और ना इंग्लैंड। तीनों से संधि कर लिया, तीनों बहुत मजबूत राष्ट्र, और तीनों से संधि कर लिया, अपने पक्ष में कर लिया कि अगर हम ऑस्ट्रिया को कूटेंगे तो आप बीच में नहीं आइएगा बचाने। बहुत थेथरई करता है। और 1866 ईस्वी के युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रसा में युद्ध फंसा लिया। ये सब इसके पक्ष में थे ही, ऑस्ट्रिया पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया के पराजित होने का कई मतलब है, देखिए गौर से। ऑस्ट्रिया किधर किधर लड़े, सब तो दुश्मन ने पाल रखा है। ऑस्ट्रिया दुश्मन कमजोर था तो राज्य करके रहा, दुश्मन मजबूत हो गया तो युद्ध कर रहा है। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध चल रहा है 1866 में। अब आपको अगर इटली का एकीकरण थोड़ा बहुत याद होगा तो याद कीजिएगा। सरडिनिया पिडमाउंट का राजा विक्टर एमेनुएल, यहां पर दो राष्ट्र था, लोम्बार्डी और वेनिसिया। लोम्बार्डी पर कब्जा हो चुका था, वेनिसिया बचा हुआ है। और वो टुकुर टुकुर यही देख रहा है कि सही समय आएगा तो हम आक्रमण करेंगे, सही समय आएगा तो हम आक्रमण करके वेनिसिया को ऑस्ट्रिया से छुड़ा लेंगे। सही समय आ गया भैया। इधर से प्रसा ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया और इधर से सरडिनिया पिडमाउंट अर्थात इटली ने आक्रमण किया। किस पर? ऑस्ट्रिया पर। और भाई साहब दोनों मिल के, इटली और प्रसा दोनों मिल के ऑस्ट्रिया को इसी भूमध्य सागर में डुबा डुबा के मार दिया, हरा दिया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और डुबा डुबा के दोनों मारा। देखिए ना, ऊपर से कौन? तो प्रसा, और नीचे से कौन? तो इटली। दोनों डुबा डुबा के ऑस्ट्रिया को मारा, तो युद्ध का नाम हो गया सेडोवा का युद्ध। खैर ये हम याद करने के लिए बता रहे हैं, सेडोवा के मैदान में हुआ था, इसीलिए युद्ध का नाम सेडोवा का युद्ध है। लेकिन आप याद लंबे समय तक कैसे रख पाइए? तो याद रख जाएगा। आपसे केवल ये नहीं पूछता है ना कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ, आपसे पूछेगा सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा। तो देखिए सेडोवा का युद्ध वास्तव में हुआ था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में, लेकिन इसी का मौका उठा के ना, फायदा उठा के इटली भी इसको चाप दिया। तो आपसे पूछे सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो आप कहिएगा प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। लेकिन याद करने के लिए कैसे याद कीजिएगा कि भाई साहब प्रसा और इटली दोनों मिलकर ऑस्ट्रिया को डुबा डुबा के मारा था, इसीलिए नाम है सेडोवा का युद्ध। तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित। अब ये जो नीचे वाला भाग जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में था प्रसा का, ये सब आजाद हो गया, सब आजाद हो गया और प्रसा का राज्य बढ़ गया। अब प्रसा का कुछ हिस्सा केवल फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन फ्रांस से तो मित्रता हो गई थी,
फ्रांस को तो अपने पक्ष में कर लिया था, पूछ लिया था। यहां देखिए फ्रांस को पक्ष में कर लिया था कि हम अगर ऑस्ट्रिया को कूटेंगे तो आप बीच में नहीं आइएगा। अब फ्रांस से ही जमीन कैसे छुड़ाया जाए। बिस्मार्क ने दिमाग चलाया और इंतजार किया कि कभी ना कभी तो होगा। इधर ऑस्ट्रिया कमजोर, इधर इटली अपना एकीकरण कर रहा है, ऊपर डेनमार्क को हरा ही दिया है। अब बारी है फ्रांस की। तो यहां आइएगा ना, फ्रांस के बगल में यहां पर होगा एक राज्य, होगा स्पेन। स्पेन होगा, बड़ा सा देश है स्पेन। स्पेन में राजगद्दी का प्रश्न चल रहा था कि राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। राजा मर गया था तो उत्तराधिकार का प्रश्न चल रहा था और उस प्रश्न पर फंस गया लफड़ा। लफड़ा में जो ओरिजिनल उसका दावेदार था, जिसको वो गद्दी मिलनी चाहिए थी, वो था प्रसा का राजकुमार। यहां के राजकुमार को वो गद्दी मिलनी चाहिए थी, यहां की गद्दी। लेकिन बीच में टांग अड़ाने लगा फ्रांस। फ्रांस बोला नहीं, उस पर मेरा दावेदारी है। दोनों में लफड़ा फंस गया। स्पेन की राजगद्दी के लिए प्रसा कहता था हमर अधिकार है और फ्रांस कहता था हमर अधिकार है। दोनों में बहुत दिन से चल ही रहा था। अब बिस्मार्क के मन में तो कहीं ना कहीं चल रहा था, एक एक करके सबको हरा रहे हैं, ससुरा एक दिन तुमको भी लपेटेंगे। और समझ ही रहे, आग सुलग रहा था। नया मामला ये हो गया और दोनों में युद्ध फंस गया। स्पेन में उत्तराधिकार का प्रश्न था, दावेदारी थी प्रसा के राजकुमार का, लेकिन फ्रांस इसका विरोध कर रहा था, कहता हमर दावेदारी है। तो गुस्से में आकर नेपोलियन तृतीय को कुछ नहीं छोड़ा, मतलब नेपोलियन तृतीय मतलब फ्रांस का राजा, और इसने प्रसा पर हमला बोल दिया। फ्रांस ने प्रसा पर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। और भाई साहब युद्ध चालू। प्रसा और फ्रांस में भयानक युद्ध हुआ और यह युद्ध हुआ सेडोन के मैदान में। खूब भयानक युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में जब फ्रांस डगमगाने लगा तो फ्रांस ने अपनी सेना यहां जो रोम में रखी थी, रोम की सेना को भी बुला लिया। अब फ्रांस को दोहरी चोट मिलने वाली है। जैसे ही रोम से इसने सेना खाली किया, वैसे ही सर्डिनिया पिडमोंट का शासक विक्टर एमेनुएल ने रोम पर आक्रमण कर दिया। अब आप पूरा दिमाग लगा के इधर युद्ध लड़ लेते, लेकिन जैसे आपके पास आया कि भाई साहब उधर भी युद्ध शुरू हो गया, तो आदमी का ध्यान बट जाता है। और इसका फायदा उठाकर प्रसा ने फ्रांस को पराजित कर दिया सेडोन के मैदान में। 1866 में सेडोवा का युद्ध, ऑस्ट्रिया को डुबा डुबा के मारा। 1870 में सेडोन का युद्ध। सेडोन कैसे याद रखिएगा, याद करने का तरीका है, आप देख ही रहे हैं। ऑस्ट्रिया को डुबा डुबा के मारिए दिया। इटली का एकीकरण आप पढ़ ही चुके हैं, अभी एकीकरण हुआ है तो कमजोर राज्य। आसपास में ऊपर डेनमार्क को हरा दिया। रूस से मित्रता है, इंग्लैंड से मित्रता है, बच गया फ्रांस। फ्रांस को पराजित कर दिया। तो इस इलाके का डॉन उभरेगा, एगो बड़का डॉन। डॉन मतलब समझ रहे हैं, हिटलर वाला। आप लोग आगे जाके हिटलर भी तो पढ़ेंगे ही। तो एगो बड़का डॉन उभर रहा है। उस डॉन देश का नाम है जर्मनी, प्रसा। तो आपको याद रहेगा कि सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में। जीता कौन, तो जर्मनी। कब हुआ, 1870 में। अब जब युद्ध होता है तो संधि होती है शांति के लिए, और वो संधि हुई फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर 1871 में, अगले साल युद्ध समाप्ति के बाद। तो इस संधि को कहते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि। अब आप अगर फ्रैंकफर्ट को ठीक से पढ़िएगा तो आपको फ्रेंड लगेगा। फ्रेंडशिप, दोस्ती, वैसे भी झगड़ा हुआ है तो दोस्ती। तो 1871 में फ्रेंडशिप या फ्रेंडफर्ट जैसे याद कीजिए, उसकी संधि होती है, झगड़ा खत्म होता है। और इस संधि के साथ 1871 में ही जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। सबके पीछे दिमाग किसका, बिस्मार्क का। बिस्मार्क बहुत दिमाग वाले व्यक्ति। एक बार और हम थोड़ा हल्का ऊपर से आपको बता रहे हैं। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को कहा कि चलिए दोनों आदमी मिलकर डेनमार्क पर हमला बोलते हैं। 2 राज्य है, एगो हम लेंगे, एगो आप लीजिएगा। ऑस्ट्रिया तैयार। ऑस्ट्रिया गया, डेनमार्क से युद्ध हुआ, डेनमार्क पराजित। सेल्सविग प्रसा रख लिया और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया। अब ऑस्ट्रिया यहां से यहां शासन कैसे करे, तो बीच से जाना पड़ता था। इतना दूर शासन कैसे करेगा। 1866 में प्रसा ने ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया। अब जैसे हमला बोला, इधर से प्रसा हमला बोला, इधर से इटली ने हमला कर दिया। प्रसा पराजित, ऑस्ट्रिया पराजित। ऑस्ट्रिया के कब्जा में जितना राज्य था सब प्रसा ने छुड़ा लिया। अब बारी किसकी, अब बारी फ्रांस की। जब इसको हरा रहा था तो फ्रांस से दोस्ती कर लिया, इंग्लैंड से दोस्ती कर लिया, रूस से दोस्ती कर लिया कि बचाने कोई नहीं आना, और हरा दिया ऑस्ट्रिया को। अब वही उसमें से एक दोस्त फ्रांस है, उसकी बारी।
अब फ्रांस पे आक्रमण कर देगा स्पेन के प्रश्न पे। अगल बगल वाला बोलेगा तो बोलेगा आपको तो पते है राजगद्दी पर हक मेरा है, तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं। फ्रांस बेचारा इधर से रोम से अपने सेना हटा लेता है, इधर भी हार गया इधर भी हार गया। उसके बाद संधि होती है फ्रैंकफर्ट की संधि, और जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। यह है बिस्मार्क। और 9th में आप पढ़े होंगे यूरोप में गुप्त संधियों का जनक बिस्मार्क। बिस्मार्क सबसे गुप्त संधि करके रखता था, सबको कहता तुम हमारा दोस्ते हो। एक से दोस्ती करता था, दूसरे को पता नहीं कि वो उसका दोस्त है। इतने दिमाग वाला था बिस्मार्क। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण भी 1871 में पूरा हुआ। आपको युद्ध याद हो गया होगा, सेडोवा के युद्ध में डुबा डुबा के मारा, सेडोन के युद्ध में एगो डॉन निकला नया जर्मनी, और इस सब के बाद दोस्ती हुआ, फ्रेंडशिप हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो 3 मेन टॉपिक था हम लोग पढ़ चुके। फ्रांस की क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। अब बस जो बचा हुआ है वो थोड़ी सी कहानी यूनान की स्वतंत्रता की है, उसको भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यूनान की स्वतंत्रता। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स बना लीजिए, और भाई मैप जरूर बनाइएगा, इससे बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, ये अंतिम टॉपिक है यूनान की स्वतंत्रता। यूनान की स्वतंत्रता में बस छोटा सा टॉपिक है, बहुत लंबा नहीं है, उतना लंबा पढ़ना भी नहीं है। तो यूनान की स्वतंत्रता वास्तव में मैप में हमने बहुत ज़्यादा नहीं खींचा है। इधर देखिएगा, ये है भूमध्य सागर, यहाँ पर है तुर्की, इधर है रूस, और ये है यूनान। बीच में काला सागर पड़ता है, तो ये है यूनान। काला सागर के उस पार रूस है। इधर भी बहुत सारे राज्य हैं, बस हमने आपको 3 राज्यों को दर्शाया है, रूस को, तुर्की को और यूनान को। यूनान पर वास्तव में तुर्की का प्रभाव रहा करता था। आप एक ऑटोमन साम्राज्य सुनते होंगे, बहुत पहले 2 ही साम्राज्य बहुत ज़्यादा विख्यात है प्राचीन समय में। एक है रोमन साम्राज्य जब यूरोप की बात करेंगे तो, और एक है ऑटोमन साम्राज्य। तो ऑटोमन साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, तो उसका प्रभाव हमेशा से यूनान पर रहा, और वही प्रभाव हमेशा चलता रहा। तो यूनान पर किसका प्रभाव था? तुर्की का प्रभाव। लेकिन धीरे धीरे उसका साम्राज्य बिखरता गया, और ऐसी हालत आ गई ना तुर्की की कि यूरोप का मरीज कहा जाने लगा तुर्की। यूरोप का मरीज मतलब यूरोप पूरा का पूरा स्वस्थ है, उसमें एक आदमी को बीमारी हुई है तो वो है तुर्की। इतना कमजोर हो गया तुर्की। अब बताइए, कोई कमजोर देश किसी दूसरे देश पर शासन कर सकता है? उसको गुलाम बना के रख सकता है? नहीं रख सकता है। और अगर गुलाम बनाने वाला देश कमजोर होने लगेगा तो जो देश गुलाम है वो धीरे धीरे अपने आजादी की मांग को उठाएगा। और सब लोग चाहते थे कि यूनान आजाद हो जाए। यूनान बहुत ही मतलब सांस्कृतिक रूप से बहुत रिच कंट्री थी यूरोप के लिए। आप सुने होंगे सिकंदर महान आया था, वो यूनान से ही आया था, वहीं का रहने वाला था। तो यूनान बहुत रिच कंट्री थी। यहां पर है यूरोपीय सभ्यता का पालना, मतलब यूरोप में अगर सभ्यता का विकास हुआ तो वो यूनान से हुआ। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान का जो इतिहास है, यूनान की जो सभ्यता एवं संस्कृति है, वो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा का विषय है, गर्व का विषय है। और वो यूरोप कब्जे में था किसके? तो तुर्की के। और तुर्की अब धीरे धीरे क्या बन गया? तो यूरोप का मरीज बन गया। तो उसको आजाद कराने के लिए इंग्लैंड, रूस और फ्रांस, गौर से सुनिएगा, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस तीनों मिलकर तुर्की के विरुद्ध अभियान की घोषणा करता है। घोषणा हुआ है, युद्ध शुरू नहीं हुआ है। तुर्की है, इधर मिलेगा आपको बहुत दूर में इंग्लैंड, इधर मिलेगा फ्रांस, ये तीनों बड़ा बड़ा राष्ट्र मिलकर तुर्की पर अभियान करने की घोषणा करता है कि हम यूनान को आजाद करने के लिए तुर्की पर आक्रमण करने वाले हैं। तुर्की अपना मित्र खोजने लगता है, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारी सहायता करेगा। कोई तैयार नहीं हुआ। एगो देश जो तुर्की की सहायता के लिए तैयार हुआ उसका नाम है मिस्र। तुर्की का साथ केवल मिस्र ने दिया। अच्छा, प्लान बनाया है तीनों देश, इंग्लैंड भी, रूस भी और फ्रांस भी, लेकिन इसमें रसिया खेल कर देता है। ये खेल क्या करता है? ये सब प्लान बना रहा है कि अभियान करेंगे, रूस तुर्की पर अभियान शुरू कर देता है। मतलब रूस ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण किया तो तुर्की के सपोर्ट में आया पीछे से मिस्र भी आया, फिर भी रूस ने उसको पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद 1829 में तुर्की तथा रूस में, क्योंकि युद्ध हुआ है रूस और तुर्की में, तो संधि भी होगी रूस और तुर्की में। तो 1829 में तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुई। एड्रियानोपुल की संधि होती है।
1829 में। और इस संधि के तहत तुर्की को रूस कहता है कि अब तुम्हारा प्रभाव यूनान से खत्म हो गया, यूनान में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम यूनान को छोड़ दो। और तुर्की को मजबूरीवश छोड़ना पड़ता है। अब यूनान पे वास्तव में होना यह चाहिए कि हम तीनों मिलके तो यही सोचे थे ना कि यूनान को स्वतंत्र करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, स्वतंत्र करते हैं रूस से, सॉरी तुर्की से। तुम उठे और तुर्की को हरा दिया, संधि कर ली एड्रियानोपुल की संधि कि तुम्हारा प्रभाव नहीं रहेगा यूनान पे। और रूस उठा और यूनान को अपने कब्जे में ले लिया। बेचारा यूनान सोचा कि तुर्की से हमको आजादी दिला दिया रूस, और वही रूस अब यूनान को अपने प्रभाव में ले लिया। समझ गए? मतलब एक को भगा के दूसरा आ गया। तो अब यूनान किसके प्रभाव में? रूस के प्रभाव में। अब यूनान सोच रहा था हमारे साथ तो धोखा हो गया। सिर्फ यूनानी के साथ थोड़े धोखा हुआ, उधर टुकुर टुकुर देख रहा था फ्रांस और ऊपर देख रहा था इंग्लैंड, कि प्लान तो था सब मिलके आजाद कराते हैं, ये अकेले मलाई खा रहा है। सब मिलके बहुत दबाव बनाया रूस पे, बहुत दबाव बनाया। रूस ने सोचा इतना लंबा चौड़ा युद्ध किससे करें, क्यों करें, कितना फायदा है। अंतोगत्वा 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है और स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना होती है। रूस भी हट जाता है। अब यूनान में ना रूस का प्रभाव है और ना ही तुर्की का प्रभाव है, और 1832 ईस्वी में यूनान एक आज़ाद मुल्क बन जाता है, स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुने होंगे तो क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। थोड़ा सा दोनों नाम कठिन है, एक नाम है एड्रियानोपाल की संधि और एक नाम है कुस्तुनतुनिया की संधि। एड्रियानोपुल की संधि के तहत तुर्की और रूस के बीच में हुआ, तुर्की का प्रभाव खत्म हो गया, और कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यह था पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने पूरा प्रयास किया कि कहानी और किस्सों से आपको समझाए ताकि आपको रटना नहीं पड़े। एक दो क्वेश्चन इसमें और एक्स्ट्रा पूछ देता है कि हंगरी की भाषा क्या है, तो हंगरी की भाषा है मैगियार। ये सब आप याद कर भी सकते हैं। हंगरी की राजधानी पूछ देता है तो बुडापेस्ट, क्योंकि जब यहां सब क्रांति चल रही थी ना 1830 में, 1848 में, तो हंगरी में भी क्रांति चल रही थी। लेकिन वो सब कहानी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना था, इसीलिए हमने नहीं पढ़ाया आपको। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन कभी कभी पूछता रहता है कि हंगरी की भाषा क्या है, तो मैगियार, और हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया टूट के हंगरी बना था इसलिए। यह था पहला चैप्टर इतिहास का। हम मौका मिलता है तो पहले चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के साथ। तब तक आप लोग हिस्ट्री को मजे से पढ़िए, एक दो बार वीडियो को देखिएगा तो कहानी किस्सा सब याद हो जाएगा। आप केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, आप सब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।